नमस्कार मित्रों, मैं ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज दिनांक 19 मार्च 2021 को द इंडियन एक्सप्रेस में जो मुझे काम की खबर लगी उन पे हम चर्चा करते हैं। आज की पहली खबर है न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी निकाली थी, आज उसका पूरा ड्राफ्ट दे दिया है, उसी पे है। ये ड्राफ्ट ऐसा है, स्क्रैपिंग का साथ सीधा सीधा मतलब होता है उसके तोड़ डालना, अलग अलग टुकड़े करके जहां जो यूज हो सकता है हो जाए। जैसे भंगार में देखते हैं अलग अलग टुकड़े को अलग अलग कर देते हैं, उसी तरीके से अब क्या है, अभी क्या है फॉर्मलाइज वे में नहीं था या कुछ ही जगह पे था। बड़ी बड़ी जैसे सिर्फ हम सुनते हैं डीकमीशन हो गया तो उसको टुकड़े कर देते हैं और ऐसे होता है। तो ऐसा ही है, अब सारी गाड़ियों के लिए कर दिया है। सारी गाड़ियां मतलब क्या है, आपके घर में जो गाड़ी होगी चली जाएगी नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन बताई गई है। पहली चीज, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं अगर वो 15 साल से ऊपर हो गए, और पर्सनल व्हीकल जो आपके घर में जो स्वयं के लिए चलाते हैं खुद के लिए, अगर वो 20 साल के ऊपर है तो उनका फिटनेस टेस्ट होगा। अगर उस टेस्ट में पास होते हैं तो आप चलाएंगे, जितने समय के लिए चला सकते हैं। अगर फेल होते हैं तो पक्का पक्का आपको उसका स्क्रैपिंग करानी ही पड़ेगी। पहली चीज ये है। दूसरी, स्क्रैपिंग कराएंगे तो आप जबरदस्ती करा रही है गवर्नमेंट, तो आपको क्या फायदा है? आपको फायदा ये होगा कि अगर आप नया व्हीकल लेने जाते हैं तो आपको तकरीबन 5% की छूट मिल सकती है और कुछ जीएसटी में भी छूट मिलेगी। ऐसी सरकार गाड़ी बेचने वालों से बात करेगी। और तीसरा फायदा क्या है? तीसरा सबको, जो हम सबको फायदा है कि पहली बात, अगर पुरानी गाड़ी जो है पुरानी टेक्नोलॉजी पे होगा, मतलब उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी होगी बहुत कम होगी। सेफ्टी के भी बहुत कम ही उसमें पहले आते थे, आज तो बहुत ज्यादा है। तो पर्सनल तो सेफ्टी हो गई, दूसरा सोशल क्या होगा, क्लीनर एमिशन होगा और फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो वो भी हमें ही फायदा है, पूरे सोसाइटी को फायदा है। और ये जो ऐसा नहीं है कि मतलब आज निकाल दिया तो कल करना चालू करेंगे, फेज वाइज में धीरे धीरे करेंगे। पहले टीयर 1 सिटीज में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, मतलब धीरे धीरे करके करेंगे। ये 2023 तक का प्लान है, ऐसा नहीं है कि सारे प्लान आज के ही हैं। और इसमें एक अच्छी बात जो कही है इन्होंने, कहा है कि गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट खुद चलाती है, जैसे पुलिस को दिया है जो गाड़ी दी जाती है, IAS अधिकारियों को दी जाती है, PSUs में जो चलती है वो सब, उन सब अगर कोई भी जितनी गाड़ियां 15 साल से ऊपर हो गई हैं उनका मेंटेनेंस का या फिटनेस का कोई टेस्ट नहीं होगा। उनको पक्का पक्का क्या करना है, स्क्रैपिंग करनी ही करनी है। और एक अनुमान के हिसाब से लगभग 2.5 लाख गाड़ियां हैं जिनका, सरकारी गाड़ियां जो ऐसे ही। तीसरा क्या है, एक अच्छी बात उसमें रखी गई जो विंटेज कार्स होती हैं, जैसे हम सुनते हैं ना ये 1810 की गाड़ी है, ये 1930 की गाड़ी है, इससे ये चले थे, उससे वो चले थे, जो ऐसी गाड़ियां हैं इन पे अभी कोई नियम नहीं निकाला गया। इनका भविष्य में देखा जाएगा, जैसा भी किया जाएगा आगे चल के इसमें नियम आएगा। ये वॉलंटियर व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, वॉलंटियर मतलब खुद की मर्जी से, फ्लीट मॉडर्नाइजेशन मतलब ऐसे होता है कि कई सारी गाड़ियां जिसके पास होती हैं उन सब का मॉडर्नाइजेशन करने का ये है। और क्या क्या कहा गया है, इससे फायदे क्या हो गए सरकार ने गिनाए कि जब मान लीजिए पुरानी गाड़ी को कटर काट देंगे, उसको भंगार में बेच देंगे या उसका कबाड़ में जिसको कहते हैं बेच देंगे, उसके बाद क्या होगा, कोई ना मोस्ट ऑफ देम 100 में से कम 50% लोग तो ऐसे होंगे जो नई गाड़ियां लेंगे। उनको फायदा क्या है कि उनको कुछ छूट मिली है, उस छूट का इस्तेमाल करके ले लेंगे। तो ऐसा जब बड़ी कंपनियां देखेंगी कि ऐसा कोई आ रहा है, नए यहाँ कुछ ना कुछ पैसे का लगाएं तो उनको फायदा होगा, तो वो जरूर लगाएंगे। तो सरकार का अनुमान तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए जो हमारे यहाँ आएंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तकरीबन 35,000 लोगों को जॉब मिलेगी। इसके और फायदे हो सकते हैं, वो जो फायदे हो सकते हैं वो तो फायदे हम गिनते रहेंगे। दूसरी चीज क्या है, ये इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग फैसिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि सब जुड़ा रहेगा। मान लीजिए हम गाड़ी लेने गए तो उसी दिन रजिस्ट्रेशन जब होगा तो बता दीजिएगा इतने समय बाद आप यहाँ करा सकते हैं। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी पहले से ही मिलेगी आपको। और कुछ चीजें हैं, जैसे अब ये ऐसा तो है नहीं कि हर कोई अपनी गाड़ी कटवा ही देगा। जो 20 साल से चला रहा हो सोचेगा कि अभी 20 साल से मैं चला रहा हूँ, रोज 200-500 रुपए का तेल लगता है, कौन जाएगा 50,000 रुपए। तो इस चीज को कि लोग करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना तो अनिवार्य हो गया। जब फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाओ तो उसका पैसा बढ़ा दिया जाए, जो ओल्ड गाड़ियां हैं। और क्या कर सकते हैं, जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उन सब पे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए। मतलब अगर मान लीजिए पर्सनल है उस पर 100 रुपए अगर बढ़ाया जाए तो कॉमर्शियल वाले पे 1,000 रुपए बढ़ाया जाए, इस तरह का किया जाए। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसा है कि जैसे अगर मान लीजिए हमने अपनी गाड़ी को स्क्रैप करा दिया तो हमें फायदा क्या होगा। सरकार सोच रही है कि राज्य सरकारों से बात करें कि वो रोड टैक्स में कम से कम 25% तक छूट दें। मान लीजिए मैंने सर्टिफिकेट लेके गया स्क्रैपिंग का तो मुझे 25% तक नई गाड़ी पे छूट मिले। और इस पॉलिसी को ऐसे कभी ट्रीट किया जाए कि ये किसी के ऊपर पेनल्टी है। देखिए, सोशल पेनल्टी भी हो सकती है। कोई बहुत गंदी गाड़ी चला रहा है, गंदी का मतलब जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बुरी है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रदूषण फैला रहा है, तो सबके लिए, छोटे से बच्चे से लेके बुढ़े तक सबके लिए घाटे का सौदा है ना। तो इसलिए तो ये पेनल्टी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ ना सोचा जाए। और सरकार क्या कर रही है, अभी बहुत सारे हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आज भी पॉल्यूशन का टेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट में समझिए, रूरल जो एरिया होता है वहाँ तो बहुत ही कम होता है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। सरकार ऐसा विचार कर रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक फिटनेस सेंटर हो ही, ऑटोमेटेड हो, मतलब उसका मैक्सिमम काम मशीन से हो, थोड़ा सा काम आपका मैन से हो। इसमें प्राइवेट, जैसे हम देखते हैं आज भी जाते हैं शहरों में, क्या होता है शहरों में
जो पेट्रोल पंप होते हैं वहीं पे एक फिटनेस सेंटर थोड़ा बना होता है, वो चेक करके बता देते हैं पॉल्यूशन कैसा है, चलने लायक है या नहीं है, तो इसी तरीके का होगा। और एक मिनिस्ट्री के डाटा के हिसाब से कुछ ऐसा हमारे यहाँ है, कम से कम 51 लाख गाड़ियां हैं जो छोटी गाड़ियां हैं, जिनका 20 लाख से 20,000 साल से ऊपर, माफ करिएगा, 20 साल से ऊपर हो चुकी हैं। और 34 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनका 15 साल से ऊपर की हैं। ये जो छोटी गाड़ियां हैं। और बड़ी गाड़ियों में मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल, जो मतलब जैसे छोटा हाथी कहते हैं, ट्रक कहते हैं, ये सब तकरीबन 17 लाख हैं जो 15 साल से ऊपर है। और यहाँ तक की कंडीशन ये है कि उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब उनका कोई जांच भी नहीं होता, बस चलते रहते हैं। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाए तो हो सकता है ना चले। नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ। देखिए हमारे संविधान में भी दिया गया है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ये सब दिया गया है। उसमें जिंदा हम कैसे रहेंगे, वो भी अपनी इज्जत के साथ। देखिए जिंदा हम रहेंगे, हमारे पास कोई रोजगार हो, दूसरी इज्जत के साथ जिंदा रहने का क्या मतलब, हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ करेंगे, तभी इज्जत होगी, तभी जिंदा रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन भी आ गया उसमें, और महिलाओं के लिए जो दिया जाता है मैनिटरी केयर, ये सब डायरेक्टली कहीं हमारे संविधान में नहीं कहा गया है कि ये एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ में ही ये आता है, यही एक चीज़ है। तो राइट टू लाइफ के तहत अगर राइट टू हेल्थ आ रहा है, तो राइट टू हेल्थ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? पहली चीज, हमें माल न्यूट्रिशन को कम से कम करना होगा। कहीं ना कहीं गरीबी का ये कारण होता है, सीधी सी बात है। जो गरीब है कम खाएगा, मालनरिश होगा, तो फिर काम नहीं कर पाएगा, तो गरीबी और बढ़ेगी। तो ये काम मतलब एक साइकिल की तरह चलता ही रहेगा। गरीब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ेगा, अगर बीमार पड़ेगा तो उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी जो बचा उचा पैसा होगा वो फिर चला जाएगा इलाज में, फिर वो गरीब रह जाएगा, फिर से वो मेहनत करेगा, फिर ये साइकिल चलता रहेगा। वो कभी भी ना वो निकल पाएगा, ना उसकी आगे की पीढ़ियाँ निकल पाएंगी। इसके लिए क्या जरूरी है? कहीं ना कहीं हमको राइट टू हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए। दूसरी बात, भारत में यानी हमने WHO की एक नियम का साइन कर रखा है 1940 में, जिसमें कहा गया है कि जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है उससे हम कोशिश करेंगे कि हर इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी दी जा सके। मतलब सारे के सारे रिसोर्स जो होते हैं, हेल्थ का है जो भी है, तो उसमें हेल्थ भी एक रिसोर्स है, तो उसमें हर किसी को दें, भेदभाव के तरीके का ना करें। और दूसरी बात जो हमारे भारत में, देखिए कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द बात ऐसी हो रही है कि लोग प्राइवेट की तरफ जाते हैं, और प्राइवेट महंगा पड़ता है, भले ही वो उनको महंगा पड़ता हो, लेकिन वो वहीं जाना कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए किसी की 6 लाख रुपए तनख्वाह है, वो 3 लाख रुपए, उसके कोई घर में बुजुर्ग है, उसको 3 लाख रुपए एक साल में लग गया, तो वो घुमा फिरा के कहाँ रह गया, जहाँ के तहाँ रह गया। 3 लाख रुपए उसके खर्चे थे और 3 लाख रुपए चले गए इलाज कराने में, तो कुल मिला जुला के उसके पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा। वो अगले साल फिर वहीं से शुरू कर रहा है और हमेशा इस साइकिल में कहीं ना कहीं रोजगार ही करता रह रहा है और कुछ और नहीं कर पा रहा है। तो इसके क्या फायदा होता है? अगर वो चाहे कहीं में घर ले लें और कुछ कर लें, तो ये सब नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या बढ़ रही है? दरिद्रता ही तो बढ़ रही है, और ये हमारे लिए कभी अच्छा नहीं। इन सबको देखते हुए लोग क्या चाह रहे हैं? आजकल पूरी दुनिया में यही बात हो रही है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जाए। कुछ देशों में दिया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये बात हमेशा हो रही है। जैसे यूनिवर्सल होता है कि यूनिवर्सल कुछ हमें मिलना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, वैसे हेल्थ कवरेज भी मिलना चाहिए कि अगर छोटी मोटी कुछ जरूरत पड़ती है इलाज की, तो वो जरूर हमारा हो जाए। और ये तभी हम इंश्योर कर सकते हैं जब लीगल ऑब्लिगेशन हो सबके ऊपर। सबके ऊपर का मतलब क्या है? ऐसा ना हो डॉक्टर कहे कि तुम तो 5 लाख रुपया लेके नहीं है इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का इलाज कम पैसे में भी होना चाहिए। जैसे अब कुछ योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इनके लिए ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि आपके पास कुछ जो क्राइटेरिया रखे गए उनको थोड़ा बहुत लिबरलाइज करना। नेक्स्ट क्या हो सकता है? जैसे 2015 में UN ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकाला, तो उसका 3rd गोल यही है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, वेलबींग का मतलब क्या है? हम सही से रहें। जब हमारी स्वास्थ्य अच्छा होगा, हेल्थ इज वेल्थ, उसी यही है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम आसानी से रह सकेंगे, क्राइम कम होंगे। भारत के क्षेत्र में क्या है? भारत जो पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकार खर्चा करती है अपनी GDP का मुश्किल से 1% खर्च करती है, जबकि पूरी दुनिया में देखा जाए तो लगभग 8% खर्च करते हैं। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हमारे यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम लोग अपने ही जेब से खर्च करते हैं, और माना जाता है कि 2/3 ऐसे होते हैं, मतलब 100 में से 67% लोग जो अपने ही जेब से खर्च करते हैं। इससे क्या होगा? वही 6 लाख होगा, 3 लाख खर्च करते, तो जहाँ के तहाँ बने रहेंगे, अपना एक घर भी नहीं ले सकते, बाकी तो और की बात। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे छोटी सी बात है, जो अगर जैसे होता है एजुकेशन में, अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छा है तो आगे चल के भी सब वो अच्छा होगा। तो सरकार को भी यही करना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और प्राइमरी हेल्थ केयर पे और किसी जगह, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, भाई डॉक्टर ही नहीं होंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर कितना भी अच्छा बना लो, वहाँ ढेर सारी चीजें कर दो, डॉक्टर होना चाहिए। आजकल डॉक्टर बिना टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकते, तुमको टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे कोई जांच कराना हो तो बिना टेक्नोलॉजी कैसे कुछ कर सकते हैं? तो वो भी अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? रिमूव वेस्टेज। पुराने तंत्र को जो चल रहा है, ये करो वो करो, यहाँ पर्चा कटाओ, इनसे लिखाओ, ये सब नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, मतलब हमारी सरकार की और लोगों की भी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो पहुंचा सके। इससे होगा क्या कि ये एक तरह का एंटी पॉवर्टी मेजर है,
लोग गरीब नहीं होंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे तो सीधी सी बात सोसाइटी को अच्छा ही लगेगा, मतलब अच्छा फायदा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, सीधी सी बात जिसकी हम तैयारी करते हैं, लेटरल सर्विस या लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है कि देर से एंट्री होता है क्लास में, वो नहीं। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग तो एग्जाम देके पहले ही जाते हैं, जैसे यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का, उसका देके और उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उससे जाकर सर्विस करते हैं। दूसरा ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोगों को सरकार खुद कहती है कि अगर आपको अपने सेक्टर में एक्सपर्टीज हासिल है तो आप इस विभाग में इतनी भर्तियां निकली हुई हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप आ सकते हैं। और आज अब इसमें होता क्या है कि जो लोग एग्जाम पास करके जाते हैं कुछ दिन तो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ काम करते हैं, उसके बाद में क्या होता है वो भी सिस्टम में ढल जाते हैं और एकदम लुल हो जाते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं घट जाती है या सिस्टम के हिसाब से वो चलने लगते हैं, जैसे सिस्टम जिधर चलाता है उधर चलने लगते हैं। तो इसके लिए क्या एक ऊर्जावान लोगों की जरूरत है, तो इसके लिए सरकार कोशिश करती है कभी कभी कुछ पुराने लोगों को या कुछ ऐसे लोगों को लेके आती है जो अपने सेक्टर में एक्सपर्ट होते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के 8 पोस्ट निकाली। आज कुछ विशेषताएं बताई कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट कैसे मिल सकती है। अगर आप जैसे यूपीएससी तैयार की और आईएएस बन गए तो आपने किसी विभाग में कम से कम 17 साल की नौकरी करेंगे, उसके बाद जाके उसका जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे। और अगर उसके बाद सेक्रेटरी बना तो 10 साल और करना पड़ेगा, तो यानी 50-55 के बाद 55-56 साल के बाद आप कहीं वहाँ सेक्रेटरी लेवल तक पहुँचते हैं। यहाँ क्या है, अभी नई पॉलिसी निकली तो जल्दी जल्दी लिया जाता है। और इसके फायदे क्या हैं, फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे ऐसे हैं कि अगर जल्दी जल्दी हो गया तो उसके पास ऊर्जा रहेगी, वो ज़्यादा काम करेगा। नुकसान क्या है, अगर उसका सेल्फ इंटरेस्ट हावी हो गया तो फिर समझिए सब गया। और दूसरी चीज़, कंपटीशन होना हर फील्ड में जरूरी है, किसी का एक अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए कंपटीशन हमेशा हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, यही चीज़ जरूरी है। इसके पहले बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जैसे हो गया बिमल जालान हो गए, विजय केलकर हो गए, इनके ये बहुत अच्छा काम किए। इनको बहुत सारी कमेटीज जिनको हम आज भी पढ़ते हैं उनका भी हुआ है, ये वहाँ तक पहुँचे हैं बहुत छोटे से रैंक से। अब इसमें कुछ चैलेंजेस क्या हैं, जैसे सीधी सी बात सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस ड्यूटी। उनका खुद का भी तो हो सकता है, कोई उनका खुद का कहते हैं कि ये हमारे फायदे का है, वो ऐसा कुछ कर दें तो। ड्यूटी, कॉन्फिडेंसी और एथिक्स, बहुत सारा डिटेल ऐसा होता है जो नहीं भी आना चाहिए बाहर, अगर वो कहीं कर देंगे तो, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि पूरा ट्रेनिंग लेके सब कुछ करके यहाँ डायरेक्टली आए हैं, तो ऐसा भी दिक्कत है। वर्क सिस्टम और एनवायरनमेंट उनको ढलने में टाइम लगता है। एक्सपीरियंस उनका हो सकता है जिस सेक्टर में, उस सेक्टर में गवर्नमेंट उतना काम ना हो, गवर्नमेंट का काम क्योंकि ढीला डवाली चलता है तो वहाँ भी दिक्कत है। और क्या है, एनवायरनमेंट वही चीज़ है। एक्सपीरियंस और रिस्क फैक्टर, प्राइवेट में क्या होता है, मैनेजर जो कह दिया उस हिसाब से होता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है गवर्नमेंट में, यहाँ से फाइल से क्लियर कराओ, वहाँ क्लियर कराओ और सारा होता है। और जो लोग पहले से मेहनत से काम कर रहे हैं, अगर ये लोग ही जॉइंट सेक्रेटरी और बड़ी बड़ी पोस्ट लेके चले जाएंगे तो उनका क्या होगा, वो तो सोचेंगे कि मतलब काम करने कोई मतलब नहीं। और दूसरी चीज़, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल अगर यहाँ राजनीति होने लगी, नेपोटिज्म होने लगा तो फिर सारा का सारा कहा जो हम सोच के कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट। ये सलमान खुर्शीद ने लिखा है, इन्होंने ढेर सारी राजनीति लिखनी, हम काम का बता देते हैं। ये आप स्लाइड है वो कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। बस ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जब पार्टीशन हुआ था तो भारत को चुना था, भारत से बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल जो इसका विशेषता रही है उसके कारण। हम दुनिया में, पूरी दुनिया को आज बहुत सारे लोगों को, जैसे यूके में एक महिला को निकाल दिया था कि उन्होंने कुछ रेसिस्ट ट्वीट किया, इस कारण हम दुनिया को तो कह रहे हैं, तो हमें भी इस बातों पर ध्यान देना चाहिए कि लोग हमें कुछ न कह सकें। और ये बात पक्की है कि सोल ऑफ इंडिया विल नॉट बी सप्रेस्ड फॉर लॉन्ग। कभी भी, ये कहीं भी आप एक अच्छा ऐसे लिख रहे हो तो आप लिख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं। पूरे इतिहास में क्या हुआ, जब भी किसी तरह का युद्ध हुआ तो सब साथ मिलके ही लड़े हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा यहाँ हो गया। और एक बात जज के बारे में कही, जज भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी से निकलते हैं तो वो हमसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, इसलिए हमें बंटना नहीं चाहिए, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू इंडिया और न्यू यूपी। न्यू इंडिया न्यू यूपी ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है, यूपी के 4 साल पूरे हो रहे हुए हैं तो उसी लिस्ट में बताया गया, लेकिन इसमें से काम करते हैं। जैसे हमें विकास करना है तो क्या होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए। भारत में अभी पेंडेमिक के बाद क्या क्या नया ट्रेंड चला है, सेल्फ रिलायंट इंडिया होना चाहिए, हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, जल जीवन मिशन चला था। यूपी बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है कि जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रहा है, मतलब कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, एक ही मुद्दे में एक फॉर्म भरिए, जो करना हो कर लीजिए। यूपी के बारे में तो अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे है और इकोनॉमी में भारत की जो राज्य बाहर है वो सेकंड पे है। यहाँ 5 हाईवेज पे काम चल रहा है, यहाँ एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये सब अच्छी चीज़ें। यूपी का पर कैपिटा इनकम 94,000 है, यहाँ की जीडीपी लगभग 21.7 लाख करोड़ रुपए है। एक अभी जो पेंडेमिक की समस्या हुई थी, देखिए जो लेबर्स कोई हुई तो हुई, बच्चों को भी हुई, बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को हुई। कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई कोटा में रह रहा है, यहाँ पेरेंट्स परेशान है, पटना में, यूपी में बैठ के हर जगह अलग जो रूरल एरिया में परेशान थे क्योंकि उनके बच्चे दूर रह के तैयारी करे, तो उसके लिए एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई गई है। और किसी भी को विकास करने के लिए क्या जरूरी है, ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए, मतलब मेहनत करना चाहिए। तीसरी चीज़ है जेंडर कंपेरिजन के ऊपर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए थे, उन सब
सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिए थे, उसका सुप्रीम कोर्ट ने सुधार किया है, यही समझिए। बस इसको पढ़ लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, वो वही है, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई रेप का विक्टिम हो तो शादी और इन सबका करना चाहिए, विविध, और एक ऐसी विविध है, मतलब इनको जो मिला है आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।